देखो हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और ये कॉन्सेप्ट लिमिट में भी है और इंटीग्रेशन में भी है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा तुम्हें इंटीग्रेशन समझाने की। और अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो परेशान मत होना, आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो हम लोग उसको सीख लेंगे, है ना। एक्चुअली ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इंटीग्रेशन से थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर टच है, और लेकिन काम ये लिमिट में भी आता है। कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिमिट में भी काम आएगा और इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है, देखो, लिमिट ऑफ ए सम एज ए डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। लिमिट ऑफ ए सम एज ए डेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब सम की लिमिट निकालनी है और डेफिनिट इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है। देखो अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 to n फंक्शन ऑफ r by n इंटू 1 by n। ध्यान दो, है ना। देखो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस तरीके का होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, फंक्शन ऑफ r by n होगा, 1 by n होगा, और r की वैल्यू जाएगी 1 से लेके n तक। अब देखो अपर लिमिट कुछ और भी हो सकती है, जैसे r बराबर 1 से n भी जा सकता है, r बराबर 1 से 2n भी जा सकता है, r बराबर 1 से 3n कुछ भी जा सकता है। अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है। मतलब देखो यहाँ पर ये है कि जैसे अगर कभी, देखो सिग्मा का मतलब हम जानते हैं, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। मतलब r की जगह 1 रखो प्लस लगाओ, r की जगह 2 रखो प्लस लगाओ, 3 रखो, 4 रखो, और लास्ट में r की जगह n रखो। देखो ध्यान दो, देखो क्या होता है, अगर कभी इस टाइप का क्वेश्चन हमको दिखाई दे तो देखो हम करते क्या हैं, हम लोग r बाई n को x मान लेते हैं, 1 बाई n को dx मान लेते हैं। ध्यान देना, देखो r बाई n को x ले लेते हैं, 1 बाई n को dx ले लेते हैं, और सिग्मा को चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन। देखो ऐसा क्यों करते हैं, इसका भी रीजन होता है, लेकिन वो रीजन हमें नहीं समझना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस हमें क्वेश्चन करने का मेथड को समझना है। बस ऐसा क्यों करते हैं इसका रीजन तो है, लेकिन उसको समझना हमें यहाँ पर नहीं है, हमें बस मेथड को समझना है। देखो ध्यान दो, क्या होगा, सिग्मा की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन, r बाई n की जगह आ जाएगा x, तो देखो हो गया f ऑफ x, और 1 बाई n की जगह आ जाएगा देखो dx। ध्यान दीजिए, है ना। सिग्मा की जगह पर आ गया इंटीग्रेशन, r बाई n की जगह पर आ गया देखो x, तो क्या हो गया fx, और 1 बाई n की जगह पर क्या आ गया बोलो dx। ध्यान दो, है ना। सिग्मा की जगह पर इंटीग्रेशन, r बाई n हो गया x, तो fx, 1 बाई n क्या हो गया dx। अब देखो यहां पर हम लिमिट की हेल्प से इस इंटीग्रेशन की लिमिट को निकालेंगे। देखो जैसे सबसे पहले r की वैल्यू क्या है 1, तो x बराबर क्या हो गया 1 बाई n हो गया, है ना। अगर हम r की लोअर लिमिट देख रहे हैं तो r की लोअर लिमिट क्या है 1, r को 1 लिया तो x हो गया 1 बाई n। लेकिन ध्यान दो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अगर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो मतलब लोअर लिमिट इसका 0 हो गया। ध्यान दो, है ना। ये जो अपना टर्म है x बराबर r बाई n, इसमें हमने r को पहले 1 रखा तो x आ गया 1 बाई n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तो x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब देखो r की अपर वैल्यू क्या है बोलो n, r बराबर n ले लो, r बराबर n ले लिया। जब हम r बराबर n रखेंगे देखो तो x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा 1, है ना। क्या किया देखो, r को 1 रखा था तो x क्या आ गया था 1 बाई n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करोगे
तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसी में जब आप r को n रखोगे, r को n रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तब भी x टेंडिंग टू 1 ही रहेगा, ध्यान दो, क्योंकि x की देखो वैल्यू 1 है। अगर आप n को इन्फिनिटी ले जाओगे तब भी x की वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी, क्योंकि x बराबर 1 है। यहाँ पर x बराबर 1/n था, n को इन्फिनिटी करने से 1/n 0 हो गया था। तो देखो अपर लिमिट क्या हो गई, बोलो 1 हो गई, ध्यान दो। तो अगर r 1 से n होगा तो लिमिट 0 से 1 ही रहेगी हमेशा। अब अगर ये लिमिट चेंज होगी तो यहां पर भी चेंज होगी, है ना। जैसे मान लो अगर r की वैल्यू हम 2n कर दें अपर लिमिट, अगर हम r की अपर लिमिट 2n कर देंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अपर लिमिट 2 हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये लिमिट का जो क्वेश्चन है ध्यान देना, इसमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ही होना चाहिए। जो लिमिट का क्वेश्चन है देखो हमने इसको इंटीग्रेशन में बदल दिया, है ना। लिमिट के क्वेश्चन को हमने इंटीग्रेशन में बदल दिया, ध्यान दो, है ना। देखो जैसे क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन लें, मान लो हम एक क्वेश्चन लें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + n 1/2 + n एंड सो ऑन 1/ फॉर एग्जांपल 3n लिया हमने, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये गलती मत करना, जैसे बच्चे समझते हैं कि सर n इन्फिनिटी है तो 1/∞ 0 हो जाएगा, ये भी देखो 0 हो जाएगा, ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, है ना। देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली अगर तुम ध्यान दो तो ये 3n है, 3n का मतलब एक्चुअली ये है 2n + n, है ना। यहां पर देखो 3n लिखा था, उस 3n क्वेश्चन में लिखा था, तो इस 3n का मतलब हम कह सकते हैं 2n + n, मतलब 1 2 से लेकर कहां तक जा रहे हैं 2n। देखो n तो फिक्स है, n सब में है, लेकिन पहली वाली देखो वैल्यू वेरी कर रही है, 1 है 2 है, कहां तक जा रहा है 2n तक। तो इसका मतलब ये 2n नंबर ऑफ टर्म्स है। जैसे अगर हमसे कोई पूछे ये कितने टर्म्स हैं, तो एक्चुअली ये 2n टर्म्स हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, अगले में 3 आएगा, 4 आएगा, कहां तक जाएगा 2n तक जाएगा। तो एक्चुअली ये 2n नंबर ऑफ टर्म्स है, ध्यान दो 2n नंबर ऑफ टर्म्स। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहा हूं, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स है, क्योंकि देखो 1 2 से लेकर 2n तक ये 2n टर्म्स हैं, और आप कह रहे हो कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स है 2n और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स है। तो अगर आप 0 0 0 को इनफाइनाइट टाइम जोड़ोगे तो आंसर 0 नहीं होगा। देखो पता है क्या, लिमिट का मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं होता। जैसे आपने कहा कि इसकी लिमिट 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं ये टर्म एग्जैक्टली 0 है, लिमिट का मतलब है ये 0 के आसपास है। जैसे आपने कहा n को इन्फिनिटी रखने पर 1/this की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एग्जैक्ट लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं बताता, है ना। जैसे आपने कहा इस टर्म का लिमिट 0 है, तो इसका मतलब ये टर्म 0 के आसपास है, ये भी 0 के आसपास है, मतलब 0 के करीब है। तो मतलब एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के करीब है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो बहुत छोटी 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 वैल्यू को अगर आप इनफाइनाइट टर्म तक जोड़ेंगे तो उनका रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं, उनका रिजल्ट 0 नहीं होगा। जैसे ये टर्म 0 लिमिट का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 0, 0 का मतलब ये हुआ कि इस जब आप लिमिट निकालोगे तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 के आसपास आएगी, मतलब 0 के बहुत करीब होगी। तो मतलब इसका आंसर बहुत छोटी क्वांटिटी, इसका आंसर भी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और सारे टर्म का आंसर बहुत छोटी क्वांटिटी। तो बहुत छोटी क्वांटिटी अगर इनफाइनाइट टर्म तक जोड़ोगे तो जरूरी नहीं है उनका सम 0 ही आ जाए। तो इसीलिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम लिमिट की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि मान लो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n और हमने कहा 0, तो अब लिमिट का आंसर 0 है, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है y = 1/n, अगर आप n को इनफाइनाइट के आसपास लोगे तो ये वैल्यू 0 के आसपास होगी, है ना।
अगर आप n को इनफाइनाइट के आसपास लोगे तो 1 अपॉन n 0 के आसपास होगा, एग्जैक्ट 0 नहीं, 0 के आसपास। मतलब ये जो रिजल्ट है एक्चुअली ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब 0 का मतलब इसका आंसर बहुत छोटा नंबर होगा, तभी हम ऑलमोस्ट 0 मान लेते हैं, क्योंकि लिमिट का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, लिमिट का मतलब ये टर्म 0 के आसपास है। तो इसीलिए कभी भी अगर इनफाइनाइट टर्म तक टर्म जा रहे हो, मतलब अगर इनफाइनाइट टर्म्स हो तो उनको ऐसे अलग अलग जोड़ के 0 नहीं लिख सकते, ध्यान दो। हाँ, लेकिन अगर ये लिमिटेड टर्म्स होते तो कोई समस्या नहीं। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2, 1 अपॉन n प्लस 3, तो कोई ये सिर्फ 3 टर्म्स हैं 1 2 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 0 0, आंसर 0, कोई समस्या नहीं, किसी को भी कभी भी कोई समस्या नहीं, ध्यान दो, है ना। आप इसका रिजल्ट 0 लिख सकते हो क्योंकि देखो 3 टर्म्स हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 2n है और n इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टर्म्स है। और अगर 0 0 0 का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 0 का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी को अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स तक जोड़ेंगे तो इसका मतलब उनका सम 0 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी, और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर दें तो उनका सम 0 हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, हम ये गलती आगे से नहीं करेंगे। हाँ, टर्म्स फाइनाइट है, अब ऑलमोस्ट 0 ऑलमोस्ट 0 ऑलमोस्ट 0, तीनों का सम ऑलमोस्ट 0, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान दो, है ना, कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करना चाहें, देखो करेंगे कैसे, देखो ध्यान दो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, सीरीज समेशन हो, तो समझ जाना 90% यही कॉन्सेप्ट लगता है। अगर सीरीज का समेशन हो रहा है तो देखो ध्यान दो, क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन r प्लस n, r वेरीज फ्रॉम 1 to 2n, ध्यान दीजिए। देखो r को 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म आएगा, r को 2 रखेंगे सेकंड टर्म आएगा, r को 2n रखेंगे देखो लास्ट टर्म आएगा, है ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, ऐड करते जाओ। जैसे r को 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, r को 2 रखेंगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, r को 2n रखेंगे लास्ट टर्म मिल जाएगा। अब देखो इसको हम इस फॉर्म में लिखें, 1 अपॉन n अलग से लाएं। देखो क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 to 2n, देखो यहां से n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r बाई n हो गया, 1 प्लस r बाई n। अब देखो क्या करेंगे, सिग्मा को चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन n क्या हो जाएगा dx, r बाई n क्या हो जाएगा x, देखो क्या बन गया 1 अपॉन 1 प्लस x, और 1 बाई n क्या हो गया बोलो dx हो गया, ध्यान दो, है ना। r बाई n को हमने x मान लिया, 1 बाई n क्या हो गया dx, है ना। r बाई n को x मान लिया, 1 बाई n क्या हो गया dx, और r कहां से कहां जा रहा है 1 से 2n, देखो हमने क्या किया, r बाई n को x मान लिया। अगर हम r को 1 रखें तो x हो गया 1 बाई n, लेकिन n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x टेंडिंग टू 0 हो गया, मतलब देखो लोअर लिमिट 0 हो गया। अगर हम r को 2n ले लें, r को 2n ले लें, यहां पर वैल्यू पुट करें तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलो 2n बाई n, यानी रिजल्ट क्या हो गया 2 हो गया, है ना। अब अगर हम इसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी भी करेंगे तब भी x टेंडिंग टू 2 ही रहेगा, तो अपर लिमिट 2 हो गया, ध्यान दो। अब देखो ये आ गया 1 बाई x, और 1 बाई x का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो 1 बाई x का एक्चुअली इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड x, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो परेशान मत होना, मैं इंटीग्रेशन जब पढ़ाऊंगा तब समझ जाओगे, है ना। तो ध्यान दो ये हो गया 0 से लेकर 2 तक, है ना, ये लिमिट हो गई। 1 बाई x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड x, है ना। अभी मैं देखूं कि तुमको जो मैंने वीडियोस पढ़ाए हैं पुराने,
उसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आइडिया दिया होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आइडिया हमें होना चाहिए, डिटेल से जब पढ़ेंगे, जब हम इसको टॉपिक पढ़ेंगे, और इतना आइडिया मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो आप क्या करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो क्या होगा, log mod 1 प्लस 2 यानी कि 3, फिर x की जगह 0 रखेंगे तो log mod 1, ठीक। x की जगह 2 रखा तो log 3। अब देखो ये रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया log 3, और log 1 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 0 होती है, तो 0 हो गया। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बोलो, log 3 आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। x की जगह पहले 2 रखा तो log 3, x की जगह 0 रखा तो log 1, log 1 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ गया बोलो, log 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमें देखो इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है क्वेश्चन करते समय। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, देखो देखो जैसे मान लो हमने एक और क्वेश्चन करें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक, प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, n अपॉन 2n स्क्वायर, ऐसा है मान लो, ऐसे ही देखो ध्यान दो। अब देखो इसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो इसको लिखेंगे n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, और सिग्मा r होगा 1 से लेकर के n तक। देखो ध्यान दो, r को 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म मिलेगा, r को 2 रखेंगे सेकंड टर्म मिलेगा, देखो r को n रखेंगे तो देखो ये मिल जाएगा n अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान दो यहां पर, एक्चुअली क्या है, हमें 1/n लाना पड़ता है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस r/n का स्क्वायर आ गया, है ना, n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n, देखो एक n कैंसिल होगा, 1 अपॉन 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और इनटू क्या हो गया बोलो, 1/n हो गया, ध्यान दो ऐसे आ गया, देखो है ना, एक n कैंसिल हो गया 1/n, तो ये क्या हो गया 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, ठीक। फिर देखो मैंने बताया आपको वही काम करना है, क्या कि r/n को x मानना है और 1/n को dx मानना है ना, बिल्कुल सेम वही मेथड जो मैंने अभी आपको समझाया था। यहां पर देखो क्या था, r/n को x ले लें और 1/n को dx ले लें। देखो ये क्वेश्चन चेंज होके क्या आ गया, देखो सिग्मा की जगह आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस, देखो r/n को x ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/n को dx ले लिया, ध्यान दो, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, r देखो सिग्मा की जगह आ गया इंटीग्रेशन। अब देखो r की वैल्यू 1 लोगे, r की लोअर लिमिट क्या बोलो 1, तो x क्या आएगा 1/n, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो x टेंडिंग टू 0, देखो ये हो गया 0। फिर जब हम r को n लेंगे तो x इक्वल टू क्या बनेगा बोलो 1, है ना, लेकिन अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे तब भी x टेंडिंग टू 1 ही रहेगा, देखो अपर लिमिट 1, है ना। अगर हम r को n लेंगे
तब भी x की वैल्यू क्या रहेगी बोलो 1 ही रहेगी। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तब भी x क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या बोलो tan इनवर्स x और 0 to 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 और ये होता 0, तो आंसर भी क्या बना बोलो π/4 ही बना, है ना। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने है तो हमेशा हम लोग इसको इसी मेथड से ही करेंगे। सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे, r/n बनाएंगे, 1/n बनाएंगे, r/n को x मानेंगे, 1/n को dx मानेंगे और फिर देख लेंगे आखिर लिमिट यहाँ पर कैसे निकल रहा है। लिखो सब बच्चे ध्यान से।